वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम इससे पहले जेनेटिक्स में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके थे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगले टॉपिक, यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बारे में बेसिक से हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो समझना, इसमें ट्रांसक्रिप्शन में हम आज यहाँ पर जो टॉपिक देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है और किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। इस सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। आपको पता होगा कि जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, उस टाइम पर ही फ्रांसिस क्रिक ने एक बात बोली थी। फ्रांसिस क्रिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एक ही सीक्वेंस में ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफ़र होती है, यानी कि डीएनए जो होता है, इस डीएनए से आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये बात उन्होंने कही थी। इस डीएनए से डीएनए अगर बन जाता है आपका, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आपको पता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, ये सारी बेसिक सी चीजें, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो डीएनए से डीएनए बनता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था, एक टर्म दिया था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या मतलब होता है इसका, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस सीक्वेंस में फॉलो होती है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम डीएनए से डीएनए को बनने को तो देख चुके थे, अब हमें देखना है कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। ठीक, आपको पता है कि डीएनए जो होता है ये कैसा होता है, सिंगल, यानी कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जनरली। ठीक, यानी कि ये आपका डीएनए, इसके ये दो आपके, हम ये कहेंगे कि इस तरीके से दो इसके न्यूक्लियोटाइड चेन हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड चेन में से बनने वाली जो चेन होगी केवल एक ही बनेगी, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड चेन से बनने वाली चेन केवल एक ही बनेगी। यानी कि यहाँ से केवल एक ही चेन जो है वो इसके अंदर जाने वाली है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक चेन जो होती है वो ही केवल टेम्पलेट की तरह काम करती है। इसकी केवल एक ही चेन जो होती है डीएनए की, वो टेम्पलेट की तरह काम करती है, जबकि दूसरी चेन जो होती है वो केवल कोडिंग की तरह काम करती है। जो टेम्पलेट की तरह जो चेन काम करती है वो ही एक्चुअल में क्या करती है, कोडिंग का काम करती है। पर कोडिंग चेन जो होती है वो कोडिंग नहीं करती है, ध्यान रखना है। टेम्पलेट चेन जो है वो ही केवल क्या करती है, कोडिंग का काम करती है। कोडिंग चेन का नाम तो कोडिंग है पर वो कोडिंग का कोई काम नहीं करती है। ये कुछ चीजें स्टूडेंट आपको देखना है, ये याद रखना जरूरी है आपको। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा ताकि ये चीजें आप प्रॉपरली समझ पाए। सबसे पहले आपको जानना है कि डीएनए जो होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि डीएनए की दोनों चेन से आपका आरएनए बन जाए। अगर ऐसा होगा कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंडेड से आरएनए बनेंगे तो आरएनए भी कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए होगा तो हम ये कहेंगे कि डीएनए के एक ही सेगमेंट के डीएनए से प्रोटीन्स जो होंगे वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक, और ऐसे में आपकी अगर डीएनए डबल हेलिक्स हो जाता है तो प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इस वजह से आपका डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। ये कुछ चीज़ें आपको जानना है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, समझे अच्छे से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है
आपका याद रखना ये चीज़ें। एक है आपके स्ट्रक्चरल जीन, एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, दूसरी होती है प्रमोटर रीजन, जिसे हम कहते हैं प्रमोटर रीजन। तो एक होता है प्रमोटर, वो भी एक्चुअल में हम जीन कह सकते हैं, प्रमोटर जीन। और तीसरा होता है आपका टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन, इन तीन चीजों से मिलकर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है जिसकी वजह से आपका डीएनए से आरएनए बनेगा। समझना थोड़ा सा, जैसे कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हम डायग्राम देख रहे हैं। ये डीएनए के हम ये देख रहे हैं कि डीएनए का क्या है, सीक्वेंस से टेम्पलेट है डीएनए के, ठीक। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन हुआ, इसको हम कहेंगे ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। ये जो है हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, प्रमोटर। यहां पर आपका प्रमोटर पाया जाता है, ये क्या है आपका प्रमोटर। और इसी के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, टर्मिनेटर। लास्ट में आपका कौन मिलेगा, टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर ही आपके प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन पाए जाते हैं। अब कुछ चीजें समझना, ये पहला ये वाला स्ट्रैंड जो है ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये कौन सा है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का। इसकी पोलैरिटी किधर से किधर है ध्यान रखना है। इसकी पोलैरिटी किधर से 3 प्राइम से 5 प्राइम में इसकी पोलैरिटी होती है। वहीं अगर आप बात करेंगे ये वाला जो स्ट्रैंड है ये कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी कहां से होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में होती है। क्लियर। ये कुछ चीजें आप जाने सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल जीन जो है उसके ऊपर प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन पाए जाते हैं। जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है उनमें से एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, जबकि एक जो होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की प्राइम यानी कि अगर उसकी बात करेंगे हम तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा, कहलाएगा, जबकि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ये ध्यान रखना है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ये कोई कोडिंग का काम नहीं करता है। बार बार याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड का काम कोडिंग करना नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड को कैसे लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रमोटर कहां पर पाया जाता है तो आप रेफरेंस किसको मानेंगे, इस वाले नीचे वाले स्ट्रैंड यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड को, और आप कहेंगे कि जो हमारा प्रमोटर है ये तो 5 प्राइम के पास में पाया जाता है। तो आप ये क्या कहेंगे, ये 3 प्राइम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 5 प्राइम, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड को आप रेफरेंस मान रहे हैं। ध्यान रखना, तो कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान रहे हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रमोटर है वो 5 प्राइम के पास में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टर्मिनेटर कहां पर पाया जाता है तो आप रेफरेंस किसको लेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड को, कहेंगे 3 प्राइम पे आपका टर्मिनेटर पाया जाता है। ये ध्यान रख लेना। इस तरीके से हम एज ए रेफरेंस पॉइंट हम कोडिंग स्ट्रैंड का यूज करते हैं। ये चीजें ध्यान रखना है। अब और क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो चीजें ध्यान रखना है। आपको यहां पर डीएनए को, आपको पता था कि डीएनए से डीएनए बनाने का एंजाइम्स जो मेन काम कर रहा था वो कौन था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या कर रहा था, डीएनए की चेन से नई डीएनए की चेन बनाने का काम कर रहा था, जिसमें हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3rd मेन ये काम करता था। यहां पर ये काम कौन करता है, अच्छे से याद रखना। ये प्रमोटर रीजन से एक एंजाइम बाइंड होता है जिसका नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम का नाम क्या, डीएनए पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि डीएनए की चेन से ही नया आरएनए बनाएगा, पर नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पर डिपेंड होता है पर नाम है आरएनए पॉलीमरेज। याद रख लेना, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अगर याद नहीं रहती है तो आप एग्जाम में यहां पर गलत कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये चीजें क्लियर है यहां तक। अब आपको समझना है कि एक्चुअल में जो आरएनए है आपका, यानी कि हम प्रोटीन का फॉर्मेशन जो देखेंगे उसके अंदर कुछ जीन्स के बारे में आपको जानना है।
ये एक बेसिक आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी। ये आप एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे 12th एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वहां पर दे रखा है, पर यहाँ पर आप आसानी से अब इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको 100% आपको एनसीईआरटी का सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है कुछ चीजें, जैसे कि आप डीएनए है आपका, ये आपने मान लिया कि ये डीएनए है, ये डीएनए है आपका। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए पे आपको पता है जीन्स पाए जाते हैं, इसमें क्या आपको कोई डाउट है कि जीन्स पाए जाते हैं? एनसीईआरटी के बारे जैसा लिखा हो उस हिसाब को मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्या बोलती है आपको। एनसीईआरटी आपको कहती है कि डीएनए जो है उस पर जीन्स पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है, पर इसको आप डिफाइन कैसे करें कि जीन्स को आप किस तरीके से एक्चुअल में डिफाइन करेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं कि डीएनए के अंदर वो सीक्वेंस जो कि क्या होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। यानी कि ऐसे सीक्वेंस जो क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग होते हैं, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, उन जीन्स को हम क्या कहते हैं, जीन वाले पार्ट को हम सिस्ट्रोन कह देते हैं। यानी कि सिस्ट्रोन हमारी जीन की एक्सप्रेस्ड यूनिट होती है, हम ये कह सकते हैं जीन्स की एक्सप्रेस यूनिट को हम सीक्वेंस के यहाँ पर सिस्ट्रोन कह रहे हैं। अगर सिस्ट्रोन की हम बात करें तो सिस्ट्रोन दो तरीके के हो सकते हैं। सिस्ट्रोन के बेसिस पर जीन्स जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है, ऐसे जीन्स जो केवल एक ही तरीके के प्रोटीन के लिए कोडिंग करते हैं, यानी कि इस जीन्स से एक ही प्रकार का प्रोटीन बनता है। दूसरा है आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, यानी कि ये जीन्स क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के प्रोटीन के लिए कोडिंग कर सकते हैं। ठीक, जो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स जो होते हैं ये यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स यूकैरियोट में पाए जाते हैं, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट यानी कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह हुआ इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो मोनोसिस्ट्रोनिक आपके यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। ये मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स जो होते हैं इनका अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, स्प्लिट अरेंजमेंट पाया जाता है इनका अरेंजमेंट कैसा पाया जाता है, स्प्लिट अरेंजमेंट पाया जाता है। ध्यान रखना, स्प्लिट जीन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोट के अंदर। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या है, ये यानी कि यहां पर इस जगह पर दूसरा तरीका का जीन मिलेगा बीच में आपको, इस तरीके के दो प्रकार के जीन्स आपको मिलेंगे। ये एक जो जीन्स दिख रहा है इसको हम कहेंगे एक्सोन, एक पार्ट जो होगा वो एक्सोन होगा, जबकि दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इंट्रोन होगा। तो एक एक्सोन और एक इंट्रोन, इस प्रकार का आपको सीक्वेंस मिलेगा जिनको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। तो स्प्लिट जीन आपको क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सोन और इंट्रोन पाए जाते हैं, एक्सोन और इंट्रोन पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, एक्सोन और इंट्रोन पाए जाते हैं। यहां पर एक्सोन वो पार्ट होता है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, जो एक्सप्रेस करता है वो क्या होता है, एक्सोन होता है। जो एक्सप्रेस्ड करता है वो पार्ट कौन सा होता है, एक्सोन होता है, जबकि इंट्रोन जो होता है वो नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, ये एक्सप्रेस नहीं करता है। ये नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, ध्यान रखना है, इंट्रोन। तो इस वजह से जब आरएनए, जब हम फाइनली बात कर रहे हैं कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है और उसके पहले आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि आरएनए को क्या किया जाता है, मैच्योरेशन के लिए प्रोसेसिंग करवाई जाती है आरएनए की। तो आरएनए की प्रोसेसिंग के दौरान क्या कर दिया जाता है, इन इंट्रोन को क्या कर दिया जाता है, उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाता है। केवल एक्सोन्स के सीक्वेंस जो है हमें मैच्योर आरएनए के अंदर मिलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि मैच्योर आरएनए के अंदर आपको केवल क्या मिलते हैं, एक्सोन के सीक्वेंस मिलते हैं, वहां से इंट्रोन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम आगे जब अभी डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होता है, किस तरीके से इनिशिएशन होता है, किस तरीके से प्रमोटर रीजन पर आपका सिग्मा फैक्टर्स पाए जाते हैं, किस तरीके से वो डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन को करवाते हैं, और किस तरीके से जब चेन का एलोंगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन कैसे होता है चेन का,
और उसके बाद में फिर जब आरएनए बन चुका है तो यूकैरियोट में किस तरीके से आरएनए बनता है, प्रोकैरियोट के अंदर कैसे बनता है, आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है और फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर आगे डिटेल में करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या पॉलीसिस्टोनिक जीन्स क्या है या फिर मोनोसिस्टोनिक जीन्स क्या है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहाँ पर पाया जाता है। ऐसा अरेंजमेंट पॉलीसिस्टोनिक जीन्स के अंदर, यानी कि हम यहाँ पर बात करें यूकैरियोट के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं रहता, यहाँ पर सिंपल सा अरेंजमेंट होता है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में देखा, हमने देखा किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।